तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने कैपिटल के बारे में पढ़ा था कि किसी कंपनी में कैपिटल क्या होती है और कैपिटल कितने प्रकार की होती है। अब आज हम देखेंगे प्रोस्पेक्टस। कंपनी का प्रोस्पेक्टस क्या होता है। अगर आप देखें तो जो हमने अभी तक मेन डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं उसमें से दो हमने डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं। एक है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक है हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये हमने दो डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं। कंपनी का एक तीसरा और जो काफ़ी जरूरी डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, उसमें कंपनी के बारे में क्या क्या होता है, हम उसको थोड़ा देखते हैं आज। तो जो कंपनी एक्ट में जो सेक्शन 96 है, कंपनी एक्ट 1956, उसके सेक्शन 2 और सब सेक्शन 36 में, और जो कंपनी एक्ट 2013 है उसके सेक्शन 2 और सब सेक्शन 70 में, उसमें दिया हुआ है प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन। तो एज ए उसके अकॉर्डिंग क्या है, एज एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब और इशूड एज ए प्रोस्पेक्टस एंड इंक्लूड any notice, circular, advertisement, or other documents inviting deposits from the public or inviting offers from the public for the subscription or purchase of any shares in or debentures of a body corporate। तो हम इसको थोड़ा आसान शब्दों में समझते हैं। प्रोस्पेक्टस का मतलब किसी ऐसे डॉक्यूमेंट से जिसका डिस्क्रिप्शन या डिटेल कारपोरेशन के जो प्रोस्पेक्टस के फॉर्मेट में किया गया हो, और इसकी जो सेक्शन 32 है उसमें दिया हुआ है रेड हैरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हैरिंग इसको बोलते हैं। अभी हम आगे इसके जो प्रोस्पेक्टस के टाइप्स वगैरह पढ़ेंगे तब हम देखेंगे रेड हैरिंग प्रोस्पेक्टस। और जो सेक्शन 31 है कंपनी एक्ट का, उसमें दिया हुआ है सेल्फ प्रोस्पेक्टस, या कोई नोटिस या कोई गस्ती पत्र, एडवर्टीजमेंट, या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें पब्लिक से किसी कारपोरेट इंस्टीट्यूशन, मतलब कि संस्था या कारपोरेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिक्योरिटीज का मतलब यहाँ शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स जो भी है, सिक्योरिटीज के परचेज या उसके डोनेशन या उसके लिए प्रपोजल इनवाइट किया जाता है। मतलब एक तरह से ये मानिए कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है, कोई एडवर्टीजमेंट, कोई प्रशस्ति पत्र, कोई प्रोस्पेक्टस या कोई नोटिस या कोई सेल्फ प्रोस्पेक्टस या कोई रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये जो सेल्फ और रेड हेरिंग है ये आपके आपके दिए हुए हैं कई सेक्शन में। तो ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनमें जब कंपनी अपने शेयर या डिबेंचर इशू करती है उसकी जो डिटेल दी होती है जिस डॉक्यूमेंट में, वो कहलाता है आपका प्रोस्पेक्टस। वो है आपका प्रोस्पेक्टस। अब दूसरे शब्दों में हम इसको थोड़ा सा और इजी लैंग्वेज में बोल देते हैं। क्या है दूसरे शब्दों में, कंपनी के शेयर खरीदने के लिए, कंपनी के शेयर खरीदने के लिए जो पब्लिक को इनविटेशन दिया जाता है वो कहलाता है आपका प्रोस्पेक्टस। सिंपल लैंग्वेज में अभी आपने जो इतना डिटेल्स पढ़ा सेक्शन सब सेक्शन, अगर हम इसी को सिंपल आसान शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि कंपनी के शेयर खरीदने के लिए पब्लिक को जो इनविटेशन दिया जाता है वो कहलाता है आपका प्रोस्पेक्टस, क्योंकि प्रोस्पेक्टस में कंपनी का सारा डिटेल होता है। कल मैंने थोड़ा सा इसके बारे में बताया था कि जब आप कभी भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, देखिए आप कॉमर्स के बंदे हैं, आप बीबीए में बीबीए पढ़ते हैं बिजनेस, तो आगे भविष्य में कभी भी अगर आप जाते हैं बिजनेस में या कभी भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं सिक्योरिटी मार्केट में, तो एक एडवाइस चाहिए या आप चाहे इंफॉर्मेशन मान लीजिए कि उस कंपनी का प्रोस्पेक्टस जरूर देखिए। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले प्रोस्पेक्टस जरूर देखिए, क्योंकि हम अभी इसमें और डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रोस्पेक्टस में क्या क्या होता है, और आपको अगर किसी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है तो प्रोस्पेक्टस में क्या क्या होता है और आपको क्या क्या देखना है, ताकि जाके आपको कंपनी के बारे में ज़्यादा डिटेल पता लग सके। ठीक। So on the basis of aforesaid definition, it may be said that a document should have following ingredients to constitute a prospectus। इसमें क्या क्या होना चाहिए।
लेकिन देयर मस्ट बी एन इन्विटेशन टू द पब्लिक, पब्लिक को एक इन्विटेशन होना चाहिए। अभी जैसे कि कुछ दिन पहले LIC के और शायद JK के वगैरह के ये IPOs इशू हुए हैं। आपके कुछ IPO इशू है या शेयर इशू है। शेयर तो वैसे आप आमतौर पर आप मार्केट में चलते ही रहते हैं, आप कभी भी शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो IPOs होते हैं तो उसकी शुरुआती मतलब कि जो कंपनी पहली बार जब शेयर इशू करती है उसको बोलते हैं हम लोग IPO। तो वो क्या है, न्यूज़पेपर में या टेलीविजन में या कंपनी की वेबसाइट में, आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसकी वेबसाइट में उनको सब पूरी डिटेल दी होती है। तो क्या होता है कि कंपनी को इनवाइट किया जाता है कि आप हमारी कंपनी के शेयर परचेज कीजिए, आप हमारी कंपनी के शेयर परचेज कर लीजिए। तो उसमें आपको जब डाउनलोड करेंगे उनकी डिटेल प्रॉस्पेक्टस, तो उसमें सारा कुछ दिया होगा। तो उसमें क्या होगा, देयर मस्ट बी एन इन्विटेशन टू द पब्लिक। पहली बात, पब्लिक को इनवाइट किया जाता है न्यूज़पेपर के थ्रू, नोटिस के थ्रू, या आप कोई सूचना पत्र एक जारी करके, इस तरह से किसी भी तरीके से पब्लिक को आप इनवाइट कर सकते हैं। सेकंड थिंग, द इन्विटेशन मस्ट बी मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी और इन रिलेशन टू एन इंटेंडेड कंपनी। जो आप इनवाइट करेंगे वो कंपनी के बिहाफ पर करेंगे। मतलब कि जैसे हमने बताया था कि जब कंपनी रजिस्टर होती है तो उसमें कंपनी एक क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है और उसी के नाम पर सारे काम किए जाते हैं। तो उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो मेंबर्स होंगे, जब कंपनी के प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे तो उसमें जो कंपनी के शेयर परचेज करेगा वो उस कंपनी के नाम से परचेज करेगा कि मैंने फला कंपनी के इतने शेयर मैंने परचेज किए। इशू भले ही उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या मेंबर्स करते हों और उसके सारी अप्रूवल होते हों, लेकिन नाम उस पर्टिकुलर कंपनी का रहेगा। एंड द इन्विटेशन मस्ट बी टू सब्सक्राइब और परचेज। इन्विटेशन में या तो आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं। इन्विटेशन में आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं या उसको खरीदना चाहते हैं, इसका भी फुल डिटेल दिया होता है, ये आपको प्रोस्पेक्टस में देना होगा। एंड द नेक्स्ट थिंग, द इन्विटेशन मस्ट रिलेट टू शेयर्स और डिबेंचर्स और सच अदर इंस्ट्रूमेंट। जो इन्विटेशन है, अगर आप शेयर इशू कर रहे हैं तो उसके बारे में सारी डिटेल, अगर आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं तो उसके बारे में सारी डिटेल। अभी हम पढ़ेंगे कि शेयर कैपिटल क्या होता है और डिवेंचर वगैरह भी अगर इसमें दिया होगा आपके सिलेबस में तो पढ़ेंगे। तो मैं एक छोटा सा आपको शेयर्स के बारे में तो बता ही चुका हूँ ब्रीफ थोड़ा सा। डिवेंचर्स के बारे में थोड़ा एक बार और हम बता देते हैं कि डिवेंचर्स आपके वो होते हैं जो कंपनी ऋण पत्र, जिसको बोलते हैं डिवेंचर्स को, ऋण पत्र इशू करती है पब्लिक के लिए, पब्लिक से फंड लेने के लिए। अगर कंपनी को फंड रेज करना है तो वो पब्लिक में अपने डिवेंचर इशू करती है। डिवेंचर में क्या होता है कि आपको एक डेफिनेट पर्टिकुलर टाइम के लिए एक डेफिनेट इंटरेस्ट रेट पर आपको ऋण पत्र दिया जाता है। जैसे आप एक तौर पर ये मानिए कि बॉन्ड, कंपनी ने बॉन्ड एक भरा है कि आपको क्या है, आपको एक बॉन्ड दिया गया कि आप हमें 5 साल के लिए इतना अमाउंट दीजिए और हम आपको 5 साल बाद 10%, 15%, 20% का अमाउंट इसमें वापस करेंगे। अब यहाँ पर जैसे शेयर में क्या होता है, शेयर में आपको भले ही चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, चाहे प्रॉफिट या लॉस हो, वो आपका होता है अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर हैं तो। लेकिन डिवेंचर्स में आपको क्या है, एक पर्टिकुलर डेफिनेट, इसमें आपका रिस्क कम होता है, इसमें रिस्क कम होता है। तो जैसे आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो एक तरह से मान लीजिए कि वो डिवेंचर्स की तरह काम करते हैं। वो जो कंपनी आपसे पैसा लेती है वो म्यूचुअल फंड में मान लीजिए इन्वेस्ट करना है तो डिवेंचर्स में इन्वेस्ट करके फिर आपको उसमें कम पैसा, कम इंटरेस्ट रेट दे सकती है। तो कंपनी आपके पैसे का आगे कैसे इस्तेमाल करती है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसमें आपके डिवेंचर्स और शेयर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी होगी जो पब्लिक के लिए इशू किए जाते हैं। तो एक तरह से ये आपका प्रोस्पेक्टस का है। अब इसमें थोड़ा सा हम इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, क्योंकि प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके पैसे को सेफ रखने में काफी हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि उसमें वो सारी इंफॉर्मेशन होती है, कंपनी का पिछला रिकॉर्ड भी कई सालों का, लगभग 5 सालों का उसमें पिछला रिकॉर्ड भी होता है, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कंपनी किस लेवल पर है, उसकी नेटवर्थ क्या है, उसकी गुडविल क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, उसके लास्ट 5 साल के बैलेंस शीट के ट्रांजेक्शन्स क्या हैं, उसकी एसेट कितनी, उसकी लायबिलिटी क्या है, उसमें आपको काफी कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो
बहुत सी कंपनियां अपने शेयर्स को खुद ही जनता के लिए क्या करती हैं, पब्लिश नहीं करती हैं। कुछ कंपनियां ऐसी भी होती हैं, या मोस्टली कंपनियां भी ऐसी होती हैं जो अपने शेयर खुद पब्लिक के लिए इशू नहीं करती हैं। वे क्या करती हैं, वे उन्हें कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को इस ऑब्जेक्ट के साथ दे देती हैं कि उन्हें पब्लिक के लिए इशू करने के लिए एग्रीमेंट कर लेती हैं। और वे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उन शेयर्स को या डिबेंचर्स को बिक्री के लिए, मतलब सेल्स के लिए पब्लिक के लिए प्रपोज करते हैं लोग। ऐसे कर, अब मान लीजिए इसका एग्जांपल इस तरह से समझिए कि बहुत सी कंपनियां हैं, जैसे आपके ये जो बीच में शेयर ब्रोकर्स वगैरह नहीं होते हैं, ये ब्रोकर्स वगैरह, तो आप मान लीजिए कि रिलायंस के आपको शेयर खरीदने हैं, या एचडीएफसी के शेयर खरीदने हैं, या एक्सिस बैंक के शेयर खरीदने हैं, या मान लीजिए टाटा के आपको शेयर खरीदने हैं, तो आप डायरेक्ट टाटा के पास नहीं जाएंगे। बीच में ऐसे बहुत से ब्रोकर्स या कंपनीज होती हैं, ठीक है ना, जैसे एंजल ब्रोकिंग, इंडिया बुल्स, इस तरह की ये क्या करते हैं, आप इनके पास जाएंगे। तो फिर आप कहेंगे कि हमें इस कंपनी के शेयर खरीदना है, तो वो जो कंपनी शेयर इशू करती है वो ऐसी कंपनी को दे देती है, और फिर जो ये कंपनियां होती हैं जिनको मेन कंपनी देती है वो पब्लिक के लिए इशू करते हैं। सो इस कंडीशन में जो डॉक्यूमेंट शेयर्स या डिवेंचर की सेल्स के लिए पब्लिक को प्रपोज किए जाते हैं, उन्हीं कंपनी द्वारा निकला, मतलब जारी किया गया ही प्रोस्पेक्टस माना जाता है। जब ये प्रोस्पेक्टस होता है, अब मान लीजिए आपने टाटा के शेयर खरीदे हैं इंडिया बुल से, आपने टाटा के शेयर खरीदे इंडिया बुल से, तो अब जो प्रोस्पेक्टस आपको इंडिया बुल से मिलेगा वो यही माना जाएगा कि वो प्रोस्पेक्टस टाटा का ही है, वो प्रोस्पेक्टस टाटा का ही है। इसको बोलते हैं आपका डीम्ड प्रोस्पेक्टस। जो इस तरह का प्रोस्पेक्टस होता है उसको बोलते हैं हम लोग डीम्ड प्रोस्पेक्टस। इस प्रकार कोई भी जो डॉक्यूमेंट, एडवर्टीजमेंट या डीम्ड लेटर आदि, इसके अलावा जो भी आपका जिसके द्वारा कंपनी के शेयर या डिवेंचर को किसी भी सिक्योरिटी के सेल के लिए जनता को प्रपोज किया जाता है वो आपका प्रोस्पेक्टस कहलाएगा। सो ये जरूरी नहीं है, यहाँ पर लिखा ना देयर मस्ट बी एन इन्विटेशन टू द पब्लिक, तो ये जरूरी नहीं है कि ये केवल कंपनी द्वारा ही इसको इशू किया जाए। इसे कंपनी के एजेंट या जो ऑर्गेनाइजेशंस अदर होते हैं उनके द्वारा भी इनको इशू किया जा सकता है। जैसे इनको कभी कभी इशू हाउस भी बोलते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कॉम्पिटिटिव पर्पज से और आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उसके लिए। इशू हाउस क्या होते हैं, स्विंग हाउस क्या होते हैं, तो इसको थोड़ा याद रखिएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका प्रोस्पेक्टस के बारे में। अब जरा हम प्रोस्पेक्टस के ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं, क्या इसके ऑब्जेक्ट्स हैं। तो प्रोस्पेक्टस का जो इशू होता है मेनली कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके लिए, तो हम इसको एक एक करके इसका ऑब्जेक्ट हम पढ़ते हैं। पहला, शेयर्स या डिवेंचर। हेलो मैम, मैं क्लास ले रहा हूँ, 1:30 बजे तक है, मैं कंटिन्यू 2 क्लास है मेरी। हाँ हाँ, अभी क्लास चली है मेरी। तो इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हम एक एक करके देख लेते हैं। पहला ऑब्जेक्ट, आपको जो शेयर्स या डिवेंचर किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी, हम हम ठीक 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 ठीक। तो शेयर्स या डिवेंचर जो अगर किसी भी प्रकार की आप सिक्योरिटी को परचेज करने के लिए पब्लिक को आपको इनवाइट करना है, पहला ऑब्जेक्ट। किसी भी तरह की सिक्योरिटी, अब यहाँ पर सिक्योरिटी से मतलब आप शेयर्स, डिवेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर या आप इक्विटी शेयर्स,
कोई भी मतलब कि आप जो सिक्योरिटी इशू करते हैं उसके लिए सबसे पहला ऑब्जेक्ट है कि आप पब्लिक को इनवाइट करेंगे। अब अगला, इसमें आपको उन कंडीशंस, अब याद रखिए जब भी किसी कंपनी के आप शेयर्स या डिबेंचर्स कुछ भी परचेज करते हैं तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन ये जरूर देख लिया कीजिए, ये क्योंकि बहुत जरूरी होता है। हम लोग क्या करते हैं, सीधा रेट देखते हैं और परचेज कर लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी कभी आपको सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है किसी भी कंपनी के, तो उस कंपनी के बारे में आपको फुल डिटेल होना जरूरी है। तो क्यों? क्योंकि उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है। तो उन टर्म्स एंड कंडीशन को पब्लिक को उसके शेयर या डिबेंचर किसी भी तरह की सिक्योरिटी खरीदने के लिए उसमें जो डिफाइन की जाती हैं वो उसमें दिया होगा और वो कंपलसरी है। जो भी टर्म्स कंडीशन शर्तें लेखा जो भी है वो पब्लिक को आपको शेयर या डिबेंचर जो भी इशू कर रहे हैं उससे रिलेटेड उसको परचेज करने के लिए जो भी डिसाइड किया गया है वो आपको उसमें दिया होना चाहिए। साथ ही यह भी डिक्लेयर करना होता है, थर्ड ऑब्जेक्ट इसका ये भी है कि ये भी डिक्लेयर करें कि जो उसके ऑपरेटर या उसके जो मेंबर हैं कंपनी के प्रोस्पेक्टस तथा उसकी लायबिलिटी को एक्सेप्ट करेंगे। मतलब कि इसको हिंदी में बोले तो ये होगा कि उनको कंपनी को यह भी घोषित करना है कि उसके जो संचालक लोग होते हैं कंपनी के प्रोस्पेक्टस तथा लायबिलिटी को एक्सेप्ट करेंगे। और हाँ, एक चीज बहुत जरूरी चीज, कंपनी द्वारा उसकी ओर से जो प्रोस्पेक्टस इशू होगा उसमें डेट जरूर मेंशन होना चाहिए। अब डेट की इंपॉर्टेंस आपको इतनी ज्यादा नहीं लगती, लेकिन ये किस डेट को डिक्लेयर हुआ है, किस डेट को इशू हुआ है, ये बहुत जरूरी होता है। किस डेट को आपका प्रोस्पेक्टस इशू हुआ है ये बहुत जरूरी है। तो इसके लिए डेट का, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि इस डेट को जब इशू हुआ है, क्योंकि जैसे ही आपका मार्केट में शेयर या आईपीओ जाता है तो उसके बाद उसमें क्या होता है, प्राइस में अप एंड डाउन चालू हो जाते हैं, प्राइस में अप एंड डाउन चालू हो जाते हैं। तो जैसे ही प्राइस में अप एंड डाउन चालू होंगे तो आपको एक पता लगेगा कि इतने, मान लीजिए पिछले महीने की 10 तारीख को, पिछले महीने की 10 तारीख को आपका प्रोस्पेक्टस इशू हुआ था और अब जो है आपके प्रोस्पेक्टस को 1 महीना हो गया, तो आप देखेंगे कि जब आप कभी सेंसेक्स वगैरह की उसमें वो ग्राफ वगैरह देखेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि 1 महीने में आपका कितना शेयर का प्राइस अप एंड डाउन हुआ है। तो ये कंपनी का डेट उसमें मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। अब इसके बात करते हैं कि इस प्रोस्पेक्टस, जब भी आपको कंपनी का कोई भी आईपीओ जब शेयर इशू करते हैं तो उसको कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं या जो ऑनर्स या आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी मान लीजिए जो उसको अप्रूव करते हैं प्रोस्पेक्टस को, उनको आरओसी के पास जाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके रजिस्ट्रेशन के लिए उनको आरओसी का मतलब रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के पास आपको अपने प्रोस्पेक्टस को भेजना पड़ेगा, इसलिए ताकि वो उसमें साइन करें। मैंने कल आपको क्या बताया था कैपिटल पे कि एक कैपिटल जब आप शेयर इशू करते हैं तो उसमें एक मैक्सिमम लिमिट होती है फ्यूचर प्रोजेक्शन के बेस पर कि आप कितने शेयर इशू कर सकते हैं, कितने शेयर आप, मैंने बोला था कल नॉमिनी शेयर, नॉमिनेटेड या रजिस्टर्ड या ऑथराइज शेयर, आपकी कंपनी के नाम कितने शेयर इशू हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास 100 करोड़ के शेयर इशू हैं, 100 करोड़ के, तो आप उसको डिवाइड अपने कितने भी पार्ट में कर सकते हैं। तो जब यहाँ पर आप शेयर इशू करेंगे, शेयर इशू करेंगे तो आपको ये बताना पड़ेगा कि हम 10 करोड़ के 50 करोड़ के शेयर इशू कर रहे हैं। तो फिर वो जो कंपनी का रजिस्ट्रार है वो उस डॉक्यूमेंट को आपके प्रोस्पेक्टस को चेक करेगा, वो ये चेक करेगा कि आपकी जो लिमिट है उसके अकॉर्डिंग आपने शेयर इशू किए हैं या नहीं किए हैं, जो आपका इसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो वो आपके प्रोस्पेक्टस में आपने उसको फॉलो किया है या नहीं किया है। तो फिर जब वो उसको चेक कर लेगा तब उसमें रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के साइन होंगे, उसमें फिर रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी उसमें साइन किया जाएगा। तो कोई भी प्रोस्पेक्टस एक कंपनी के द्वारा या एक कंपनी की ओर से तब तक जनता के लिए इशू नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसकी
एडवर्टाइज मतलब कि उसके पब्लिश होने की डेट पर या इससे पहले इसकी एक कॉपी इसके प्रत्येक संचालक द्वारा साइन होने के बाद जिनका नाम उस प्रॉस्पेक्टस में दिया है रजिस्ट्रार के पास ना भेज दी गई हो। मान लीजिए जब तक आपके पास रजिस्ट्रार से साइन होकर के कॉपी ना आ जाए, ठीक है, तब तक आप उसको नहीं इशू कर सकते, तब तक आप उसको इशू नहीं कर सकते। मतलब कि पहले आपको रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी से उसकी कॉपी पर साइन करवाना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ कभी बात हो जाए जैसे पब्लिक कंपनी के केस में, तो बाद में आप उसको हाँ, लेकिन एक कॉपी अपने पास रखिए, एक कॉपी वहां भेज दीजिए। तो जिस डेट को भेजी गई है, जिस डेट को कॉपी भेजी गई है उस डेट से बाद ही आप प्रोस्पेक्टस या शेयर आप इशू करेंगे पब्लिक के लिए। मान लीजिए कि आपने 10 तारीख को प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के लिए भेजा है, तो आप जब शेयर इशू करेंगे और प्रोस्पेक्टस पब्लिक के लिए, वो 10 तारीख के बाद का होना चाहिए, उसके पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक, ऐसा नहीं कि आपने पहले शेयर इशू कर दिया और बाद में आपने प्रोस्पेक्टस वहां आरओसी के साइन या रजिस्ट्रार के साइन के लिए भेज दिया। साथ ही जो उसके मेंबर हैं और उसका जो प्रमोटर है, तो अगर उनके साइन नहीं, मतलब कि मेंबर्स के स्थान पर उनके प्रमोटर का भी उसमें प्रोस्पेक्टस पर सिग्नेचर कर सकता है। तो कब के केस में, जब उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये दिया गया हो कि जब मेंबर्स साइन अवेलेबल ना हो या मेंबर साइन ना कर रहे हो और इस बात की अथॉरिटी हम प्रमोटर को देते हैं, तो उसकी जगह पर वो भी साइन कर सकता है जब तक कि उसके रिटर्न में ऑर्डर ना हो। अगर रिटर्न में ऑर्डर है तो उसमें उसको कर सकते हैं। साथ ही अब इसमें इस प्रोस्पेक्टस के साथ जैसे हमने आरओसी के पास इसको भेजा, तो इस प्रोस्पेक्टस में हम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और लगा करके भेज सकते हैं, हम और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगा करके हमें भेजा जाना चाहिए। पहली बात, यदि किसी स्पेशलिस्ट की एग्रीमेंट की आवश्यकता है, एग्रीमेंट का यहाँ सहमत की आवश्यकता है, तो उस स्पेशलिस्ट का एक सहमति होनी चाहिए। सेकंड, यदि उस प्रोस्पेक्टस को सिंपल कंडीशन में इशू किया गया है, तो अगर सिंपल कंडीशन में है तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, उस कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉपी जिसके आधार पर उसके मैनेजिंग डायरेक्टर्स या उसके डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट हुआ है, एक कॉपी वो होनी चाहिए। अगर जनरल केस में है तो उसमें जिस केस में जो डायरेक्टर्स वगैरह हैं, उसके जो प्रबंध मैनेजिंग डायरेक्टर संचालक हैं, जिस केस में उनकी अपॉइंटमेंट हुआ हुआ है उसकी एक कॉपी, क्योंकि वही लोग उसमें साइन करते हैं ना, अभी पीछे बताया कि जो मेंबर हैं उसमें साइन करेंगे, तो उनके अपॉइंटमेंट की एक कॉपी कि हाँ ये पर्सन हमारे यहाँ है। साथ में ऐसे अदर कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी जो कंपनी के जनरल बिजनेस की कंडीशन में ना हो, मतलब कि जो जनरल कंडीशन है जैसे नॉर्मल कर रही है, तो उसमें कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो कंपनी के किए हैं, कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ना जो कंपनी कर लेती है, तो अगर ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट हैं कि कुछ स्पेशल केस में कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, तो उनकी एक कॉपी भी उस प्रोस्पेक्टस के साथ लग करके रजिस्ट्रार के पास जाएगी। साथ में ही यदि प्रोस्पेक्टस में कोई लीगल एडवाइजर या कोई ऑडिटर या कोई अटॉर्नी या कोई बैंकर या कोई ब्रोकर का नाम अगर उसमें दिया गया हो, तो उनकी रिटर्न में एक्सेप्टेंस भी प्रोस्पेक्टस के साथ भेजी जाएगी। अगर आपने अपने प्रोस्पेक्टस में ऐसे लोगों का नाम दिया है, जैसे कोई लीगल एडवाइजर हो, कोई ऑडिटर हो, कोई अटॉर्नी हो, कोई लेखाकार, कोई बैंकर या कोई ब्रोकर, अगर आपने इन नामों को दिया है तो उनका भी एक रिटर्न में एग्रीमेंट होना चाहिए। मान लीजिए जैसे आपने कहा कि हम एंजल ब्रोकिंग के साथ जो है हमारा टाई अप है और हम इसके जरिए इशू करेंगे, तो एंजल ब्रोकिंग का एक रिटर्न में एग्रीमेंट उस प्रोस्पेक्टस के साथ जाएगा रजिस्ट्रार के पास। साथ में ही इसके अलावा और क्या जाएगा, उसमें जितने भी मैनेजर्स हैं उनका जो रिम्यूनरेशन है, पारिश्रमिक रिम्यूनरेशन है, उससे रिलेटेड एक कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉपी जाएगी। जैसे उनको जो भी रिम्यूनरेशन मिल रहा है उसके कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉपी भी उसमें जाएगी। साथ ही प्रोस्पेक्टस के साथ जो शेयर खरीदने के लिए एक एप्लीकेशन होगा उसकी भी एक कॉपी जाएगी। मतलब कि एक जैसे आपको कोई शेयर खरीदना है तो उसके लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करना पड़ता है जब अगर पब्लिक के लिए इशू करेंगे,
तो पब्लिक के लिए आपने कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है परचेज करने के लिए, उसकी एक कॉपी भी उसके साथ जाएगी। तो ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको आपके प्रोस्पेक्टस के साथ रजिस्ट्रार के पास भेजना पड़ता है। ठीक, इसके साथ में प्रोस्पेक्टस का जो मेन पेज है, जो प्रोस्पेक्टस के मेन पेज है, प्रोस्पेक्टस की कॉपी रजिस्ट्रार के पास भेजे जाने की जो इंफॉर्मेशन होती है वो भी लिखा होना चाहिए। जो प्रोस्पेक्टस के मेन पेज पर प्रोस्पेक्टस की कॉपी भेजे जाने की एक इंफॉर्मेशन उसमें लिखी होनी चाहिए। और हर प्रोस्पेक्टस के जितने मान ली 2-3 प्रोस्पेक्टस आपने थे, उसमें उसके मेन पेज पर वो इंफॉर्मेशन सब में लिखी हो, जितनी भी कॉपी है उसमें वो चीज लिखी होनी चाहिए। साथ ही प्रोस्पेक्टस की एक कॉपी रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्री के लिए भेजी जा चुकी है और उन डॉक्यूमेंट्स की सूची जिन्हें की प्रोस्पेक्टस की कॉपी के साथ रजिस्ट्रार के पास भेजना है वो भी उसमें होना चाहिए। साथ में ही इसके अलावा जो रजिस्ट्रार हैं, जो रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्री के समय ध्यान देने वाले कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ इश्यूज हैं, उनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे क्या, पहली बात, प्रोस्पेक्टस पर डेट पड़ी हो। मैं डेट का बहुत इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, डेट का हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी कंपनी का जब आप प्रोस्पेक्टस देखें तो उसमें डेट जरूर देखें कि वो कब इशू हुआ है। उससे आपको कंपनी की जो कंडीशन है उसके बारे में, मतलब कि करंट इवैल्यूएशन आप इजीली आसानी से कर सकते हैं अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो प्रोस्पेक्टस पर प्रॉपर डेट पड़ी हुई। साथ में ही प्रोस्पेक्टस में जो डिसाइडेड जितनी भी कंटेंट है वो सब होना चाहिए, सारा कंटेंट उसमें होना चाहिए, जो कि सेक्शन 26 कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 26 के अकॉर्डिंग है। ठीक, साथ ही किसी स्पेशलिस्ट की एडवाइस अगर जरूरी हो तो ले ली गई है, इसका भी अगर हो जरूरी हो तो अगर किसी स्पेशलिस्ट की एडवाइस हो तो वो भी उसमें आप कर सकते हैं। और ऐसे स्पेशलिस्ट को कंपनी के इनकॉर्पोरेशन या प्रमोशन के समय जो उसके मेंबर हैं उससे रिलेटेड नहीं होती है। मतलब कि अगर आप किसी एक्सपर्ट की एडवाइस ले रहे हो तो वो कंपनी का ना हो, कंपनी का ना हो, मतलब कि बाहर का कोई होना चाहिए, उससे उनका रिलेशन ना हो। साथ ही अगर कोई सही एडवाइस को आप प्रोस्पेक्टस में पब्लिश करने के लिए किसी स्पेशलिस्ट की आपको रिटन में एग्रीमेंट ली गई, जो हमने अभी स्पेशलिस्ट की सलाह दी, तो जो ये स्पेशलिस्ट की सलाह है इसको पब्लिश करने के लिए आपको उस स्पेशलिस्ट की रिटन में एग्रीमेंट होना चाहिए, रिटन में उसने अपनी एक्सेप्टेंस सहमति दी हुई है। साथ ही जो प्रोस्पेक्टस के साथ उन व्यक्तियों की भी रिटन में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए जिनका नाम इसमें कंपनी के ऑडिटर, लीगल एडवाइजर, अटॉर्नी, सॉलिसिटर, बैंकर, ब्रोकर जो भी है, जिसके फॉर्म में जिसकी पोस्ट पर वो है, तो उनके भी सारे आपके रिटन डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। हाँ, एक चीज और, जो प्रोस्पेक्टस है, जो प्रोस्पेक्टस है वो पब्लिक के लिए जब आपने रजिस्ट्रार के पास जो कॉपी भेजी है उस डेट से लेकर के 90 दिन के अंदर पब्लिक के लिए इशू कर देना चाहिए। जिस डेट में आपने रजिस्ट्रार के पास भेजी है उस डेट से लेकर 90 दिन के अंदर आपको उस प्रोस्पेक्टस को पब्लिक के लिए आपको इशू कर देना है। तो अगर ऐसा नहीं होता, अब मान लीजिए कि 90 दिन के बाद आपने इस प्रोस्पेक्टस को निकाला, इशू किया, तो फिर ये माना जाएगा कि इसकी कॉपी आपको आपने रजिस्ट्रार को नहीं दी, मतलब कि वो फिर कोई दूसरा केस हो गया और ये पिछला वाला कोई दूसरा केस हो गया। अगर आपने रजिस्ट्रार को भेजने के 90 दिन के अंदर आपने उसको इशू नहीं किया तो वो फिर दूसरे के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। आपको ये माना जाएगा कि फिर उसकी कॉपी आपने रजिस्ट्रार को नहीं भेजी, तो आपको क्या है 90 दिन के अंदर ही आपको उसको भेज देना है। अब बात करते हैं सेल्फ प्रोस्पेक्टस। आपका सेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है? तो सेबी द्वारा डिसाइडेड किसी भी क्लास की कंपनियां जो कि सिक्योरिटीज के फर्स्ट प्रपोजल की कंडीशन में
रजिस्ट्रार के पास सेल्फ प्रोस्पेक्टस दर्ज करा सकती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 60A, सेल्फ प्रोस्पेक्टस मीन्स एज प्रोस्पेक्टस issued by any public financial institution or bank for one or more issue of securities or class of securities specified in the prospectus accordingly as per section 60A। मतलब कि सेबी द्वारा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी द्वारा डिसाइडेड किसी भी वर्ग की कंपनी, मतलब की कंपनी कोई भी हो सकती है, जो सिक्योरिटीज का मतलब यहाँ शेयर और डिबेंचर के साथ है, जो फर्स्ट प्रपोजल की कंडीशन में रजिस्ट्रार के पास सेल्फ प्रोस्पेक्टस के लिए आप उसको रजिस्टर करवा सकते हैं। सेल्फ प्रोस्पेक्टस में वही इंफॉर्मेशन होती है जो कि एक प्रोस्पेक्टस में होती है, वह अतः और इसकी लायबिलिटी भी जनरल प्रोस्पेक्टस के समान ही होगी, इसकी लायबिलिटी भी जनरल प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग ही होती है, मतलब कि ये लगभग वही एक ही जैसा होता है। और इसमें इसकी जो वैलिडिटी की टाइम होती है, जो सेल्फ प्रोस्पेक्टस की वैलिडिटी होगी 1 साल से ज्यादा नहीं हो सकती, 1 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। जो कब से चालू होगी, वो तब से चालू हुई जबकि आप सिक्योरिटी के फर्स्ट प्रपोजल की डेट से चालू होगी, जिस डेट में आपने सिक्योरिटी फर्स्ट बार पहली जो तारीख उसमें पड़ी है वहां से चालू होगी। और इस डिसाइडेड टाइम में दोबारा किए जाने वाले प्रपोजल के लिए फिर से प्रोस्पेक्टस जारी करने की जरूरत नहीं होती। अगर इस 1 साल के ड्यूरेशन में आपको दोबारा आपने प्रपोजल दिया है तो फिर आपको दोबारा प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेल्फ प्रोस्पेक्टस दर्ज कराने वाली जितनी भी कंपनियां यदि डिसाइडेड टाइम ड्यूरेशन में और समय समय पर और सिक्योरिटी प्रपोज करती हैं, उन्हें हर बार रजिस्ट्रार के पास नया प्रोस्पेक्टस दर्ज नहीं कराना। मतलब कि अगर उन्होंने सेल्फ प्रोस्पेक्टस एक बार दर्ज करा दिया है तो 1 साल के अंदर अगर वो उसी अपनी लिमिट के अंदर जितने भी शेयर इशू करते हैं तो उनको बार बार आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के पास नहीं जाना पड़ेगा, वो एक ही बार में उनका काम हो जाएगा। ठीक, तो ये है आपका सेल्फ प्रोस्पेक्टस। इसमें एक होता है इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। तो इसमें क्या है, इसमें आपका जो सेल्फ प्रोस्पेक्टस जारी करने वाली कंपनी को जो सिक्योरिटी के फर्स्ट प्रपोजल और उसके बाद जो डिसाइडेड टाइम है उसमें होने वाले चेंजेस के बारे में रजिस्ट्रार के पास एक क्या इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, इसको सूचना ज्ञापन बोलते हैं, के द्वारा सूचना दर्ज करवानी होती है। अगर जो सेल्फ प्रोस्पेक्टस आपने जारी किया है उससे जिस डेट से वो है और उसके बाद जितना भी 1 साल का टाइम है उस ड्यूरेशन में अगर आपके कुछ चेंजेस होते हैं, अगर कोई चेंजेस होते हैं तो आपकी उसकी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार के पास देनी होती है। तो इस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में जिन फैक्ट्स या चेंजेस की आपको इंफॉर्मेशन देनी होती है वो इस्टेब्लिश किए गए जितने भी सब्जेक्ट्स हैं कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटस में, जितने भी चेंजेस हैं उनके बारे में आप डिटेल दे सकते हैं। तो ये है आपका सेल्फ प्रोस्पेक्टस, ये कहलाता है आपका सेल्फ प्रोस्पेक्टस। अब दूसरा है आपका ये इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के बारे में हमने थे जिसको हमने सूचना ज्ञापन बोला है। फिर आपको अगर कोई चेंज वगैरह होता है तब आपको ये रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के पास उस चेंजेस की इंफॉर्मेशन भेजनी पड़ती है। अब बात करते हैं आपका रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या है? सो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में आपका जो कंपनी सिक्योरिटीज को जनता के लिए इशू करने का विचार रखती है वो प्रोस्पेक्टस जारी करने से पहले रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है, जो क्या है प्रोस्पेक्टस इशू करने सिक्योरिटी भी इशू करने से पहले वो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है। इसके बारे में क्या है, इसे पब्लिक को सिक्योरिटी प्रपोज करने या इंफॉर्मेशन शुरू होने से पहले कम से कम 3 दिन पहले रजिस्ट्रार के पास आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है। इसको आपको कोई भी पब्लिक को सिक्योरिटी प्रपोज करने से पहले या उनको इशू करने से पहले कम से कम 3 दिन पहले आपको रजिस्ट्रार के पास आपको इसमें
रजिस्टर करवाना पड़ेगा। इसमें इंफॉर्मेशन क्या क्या हो सकती है? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में वही इंफॉर्मेशन दी जाती है जो कि प्रोस्पेक्टस में, और इसकी लायबिलिटी भी प्रोस्पेक्टस के इक्वल ही होती है। लेकिन इसमें चेंजेस क्या है? लेकिन इसमें जो इशू की जा रही सिक्योरिटी की जो अमाउंट है, जो उसका प्राइस है, वो नहीं दिखाया जाता। जैसा कि प्रोस्पेक्टस में होगा, आपका जो शेयर कितने के इशू हो रहे हैं, उनकी कितनी वैल्यू है, उनका क्या प्राइस है, वो आप दिखाते हैं प्रोस्पेक्टस में, क्योंकि वो पब्लिक के लिए होता है। लेकिन जो रेड हेरिंग होता है उसमें जो सिक्योरिटी आप इशू कर रहे हैं उसका अमाउंट या प्राइस आप नहीं दिखाते। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का जो यूज होता है रियलिटी में, प्रोस्पेक्टस जारी करने से पहले, जो आप प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं उससे पहले नोटिसेस या कोई एडवर्टीजमेंट और ये दूसरे कोई मीडियम हो, उसके जरिए क्या होता है, पब्लिक में जो प्रचार फैलाना होता है अपने कंपनी के बारे में, वो होता है। क्योंकि कंपनी क्या करती है कि हम पब्लिक में शेयर इशू करना चाहते हैं, इस तरह की इंफॉर्मेशन पहले से फैला देना, जिससे कि कंपनी के शेयर का इंफॉर्मेशन लोगों के बीच में ज़्यादा हो और उसका ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग परचेज कर सकें। तो उसमें वो क्या करते हैं, उसमें शेयर का अमाउंट प्राइस नहीं बताएंगे, ताकि जिससे लोगों में ईगरनेस बनी रहे, उत्सुकता बनी रहे और कंपनी को देख लें, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करें, तो कंपनी फिर उनको और इंफॉर्मेशन देती रहती है। तो यदि प्रोस्पेक्टस में, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में दी गई इंफॉर्मेशन में कोई डिफरेंस होता है, मींस कि अगर जो मेन प्रोस्पेक्टस और जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के इक्वल नहीं होने की कुछ संभावना है उसमें, मतलब कि इधर कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस उसमें होते हैं। तो अगर उसमें कोई चेंजेस है तो जब आपका शेयर इशू करेंगे और जो मेन प्रोस्पेक्टस इशू होगा वहां पर आप उस इंफॉर्मेशन को वहां पर दिखा सकते हैं। अब ये रेड हेरिंग जो प्रोस्पेक्टस है वो क्यों इशू किया जाता है? रेड, अभी जो मैंने बताया कि ताकि लोगों में अपना वो फैलाना कि हम अपना ज्यादा से ज्यादा अपने इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। सो रेड हेरिंग जो प्रोस्पेक्टस इशू करने का ऑब्जेक्ट का अनुमान, ये अनुमान लगाना होता है कि जो हमने प्रपोजल या सिक्योरिटीज को किस प्राइस पर और किन कंडीशन पर जारी किया जा सकता है। मतलब पब्लिक में एक वो हो जाता है ना कि इस कंपनी का शेयर आने वाला है, आप कभी देखिएगा शेयर मार्केट में, तो वो आइडिया लगाते हैं कि अरे उस कंपनी का शेयर इशू होने वाला है, तो हमें इसमें इतने का ये रेट हो सकता है, इतने का ये रेट हो सकता है। तो इसका अनुमान लगाने के लिए और कंपनी का मार्केट में अपने जो सिक्योरिटीज है उसका अनुमान लगाने के लिए कि हमारा कितना शेयर हम रख सकते हैं, इन सब के लिए हम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को इशू करते हैं। तो ये हमारा कहलाता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। अब जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की बात हो गई, अब देखिए जो प्रोस्पेक्टस है उसमें क्या क्या मेन चीजें हो सकती हैं वो थोड़ा जल्दी से पढ़ लेते हैं ताकि फिर आज इस चैप्टर को कंप्लीट करें। पहली बात, कंपनी का नाम और पता, कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय का पता, कंपनी के सेक्रेटरी, फाइनेंशियल ऑफिसर, ऑडिटर, लीगल एडवाइजर, बैंक, और जो कंप्लायंस ऑफिसर्स हैं, मर्चेंट बैंकर, और जो रजिस्ट्रार के साथ उनके वो है इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट, स्टॉक दलाल, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जितना भी चीजें नाम पता के साथ पूरा ये दिया होगा। साथ ही उसके आवंटन पत्र कब जारी किए जाएंगे और वो एक्स्ट्रा अमाउंट कब वापस की जाएगी एक डेफिनेट टाइम पीरियड में, ये भी उसमें होगा। साथ ही जो उसके मेंबर्स, मतलब कि कंपनी के मेंबर्स या डायरेक्टर्स जो भी हैं, इस बात का स्टेटमेंट कि इन कारपोरेशन से मिले पैसे, मतलब कि जो भी फंड मिलेगा किसी भी अलग बैंक अकाउंट में नहीं रखे जाएंगे, और जो पिछले इन कारपोरेशन से जो फंड मिला है उसके विवरण का भी, मतलब कि वो भी डिटेल उसमें दी होगी, जो उसमें इस्तेमाल हुआ है कि पिछला हमने कुछ फंड इशू किया था उसका हमने कहाँ पर इसका इस्तेमाल किया है। ठीक, इसके बाद एक अंडर राइटिंग होगी, क्या इन कारपोरेशन के, मतलब कि इशू के अंडर राइटिंग का उसमें डिटेल होगा। अंडर राइटिंग एक होती है कि हम इसमें उसमें नाम पते के साथ फोन नंबर, ईमेल, वो सब उनके द्वारा ये हम इशू कर रहे हैं, इसकी एक अंडर राइटिंग होगी। एक्सेप्टेंस, जितने भी हमने ऊपर बताए स्पेशलिस्ट, उसके मेंबर, डायरेक्टर, ऑडिटर,
स्पेशलिस्ट, मर्चेंट बैंकर, लॉयर, सॉलिसिटर, इन सब की एक एक्सेप्टेंस लेटर होगा। फिर इशू करने का राइट, इशू करने मतलब इशू करने की ऑथराइज करने का किसको मिला हुआ है, कौन उसको इशू कर रहा है, उसके सिग्नेचर किस संबंध में उसको इशू किया गया है, उसके संकल्प का सब पूरा डिटेल वो सब उसमें दिया होगा। साथ में ही जो सिक्योरिटी के डिस्ट्रीब्यूशन व इसके इशू करने की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनकी एक टाइम टेबल होगी, टाइम टेबल की होगी कि कब कब क्या क्या हमें इसमें करना है। कैपिटल स्ट्रक्चर, ये एक बहुत चीज है। कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कि एक डिसाइडेड स्ट्रक्चर में जो कैपिटल स्ट्रक्चर का डिटेल है वो आपको देना पड़ेगा। इसमें आपके ऑथराइज्ड और इशूड पेड कैपिटल और ये उसके जो शेयर प्रीमियम का डिटेल इसमें दिया जाएगा। मतलब कि करंट में आपका इशू है उसका क्या अमाउंट है, पिछले 2 वर्षों में कितने और किस प्राइस पर आपके शेयर डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, इन सब का डिटेल होगा। साथ ही जो इशू करने हैं उसके ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब कि जब शेयर इशू किए जाते हैं ना, तो मान लीजिए कोई नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, कोई नया प्रोजेक्ट है या कंपनी का एक्सटेंशन है या कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा हो, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, उनकी सारी डिटेल। साथ ही और इसके साथ ही कंपनी के जो बिजनेस का ऑब्जेक्ट है, मेन ऑब्जेक्ट, जैसे हम लोग बोलते हैं क्या, मिशन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट वो भी उसमें दिया होगा। कंपनी के वर्तमान जो ट्रेडिंग है उसके ऑब्जेक्ट, उसका पोजीशन क्या है, कौन सी पॉलिसी लागू की जा रही है, उसका टाइम टेबल क्या है, जो इशू करने जा रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट क्या है, फंड कैसे प्राप्त किया जाएगा, ये सब सारी डिटेल उसमें होती है। तो ये हमारा सारा सब कुछ है आपका प्रॉस्पेक्टस के बारे में। तो एक तरह से ये मान लीजिए चलिए कि प्रॉस्पेक्टस में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अगर आप कभी भी भविष्य में आपके जो रिलेटिव्स हो या कोई भी हो अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनसे कहिए कि किसी भी कंपनी का प्रॉस्पेक्टस पढ़ें तो उनको बेटर इंफॉर्मेशन मिलेगी और मेरे ख्याल से बहुत से ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस की जानकारी भी मिलेगी जो आपको फ्यूचर में काम आएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रॉस्पेक्टस ऑफ द कंपनी। अब इसके बाद फिर हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो अब यहाँ तक अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो नो सर। ओके, थैंक यू अमन। और सभी लोगों ने अपना नाम लिख दिया ना? यस सर, यस सर। चलिए, और जिन लोगों ने अपना नाम नहीं लिखा प्लीज वो भी लिख दें, और जिन लोगों ने लिख दिया है तो उसका ना लिखें, बाकी सब लोग अपना नाम लिखें प्लीज।